हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का थर्ड यूनिट का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्राइसिंग टेक्निक। हमने लास्ट क्लास हमने देखा था कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस थे कि कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसे कैसे प्रोडक्ट के टाइप होते हैं, प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशंस, वो हमने पूरा पार्ट कवर कर लिया है। अब जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसकी हमें प्राइसिंग डिसाइड करनी है, दैट एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड आउट। तो प्राइस डिसाइड करने के बेसिक तीन तरीके होते हैं, बेस्ड ऑन कॉस्ट, कंपटीशन एंड डिमांड। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट के बेसिस पे, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उस कॉस्ट के बेसिस पे हम प्रोडक्ट का प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस बेसिकली जो सबसे कॉमन टेक्निक यूज होती है प्राइसिंग में, दैट इज मार्कअप प्राइस। जो हम जनरली एमआरपीज निकालते हैं वो जनरली मार्कअप प्राइस से ही निकालते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ों की तीन वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, दैट इज़ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब कि आपने अपने प्रोडक्ट में सारे ही कॉस्ट को ऐड कर लिया है। बेसिकली जितने भी आपको प्रोडक्शन बनाने में, जैसे रॉ मटेरियल लगा है, उसमें सप्लाई लगा है, उसमें पैकेजिंग लगी है, उसमें वेजेस लगे हैं, ये सारे कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट हैं आपके पर यूनिट, वो आप कैलकुलेट करोगे, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट जो बनाया है, फॉर एग्जाम्पल अगर उस प्रोडक्ट का बनाने में आपको प्राइस 10 रुपये खर्च हो रहा है, 10 रुपये खर्च करने के बाद उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करोगे। मान लीजिए आप उसके ऊपर 5 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, तो जो आपका फिक्स कॉस्ट कितना था 10 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट दैट इज 5 रुपीज़, तो हमारा टोटल हो गया 15। उसको डिवाइड करेंगे हम मार्कअप परसेंटेज के थ्रू। मार्कअप परसेंटेज जो हमने मार्कअप प्राइस निकाला है उसका हम परसेंटेज निकालना चाहेंगे कि हम कितना परसेंटेज इनकम रखना चाहते हैं। सो दैट इनकम दैट परसेंटेज विल बी डिवाइडेड बाय 15 एंड हेंस वी विल गेट द मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज अगर आप कोई नई कंपनी एस्टैब्लिश कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट अभी इंट्रोडक्टरी फेज में ही है, तो इंट्रोडक्टरी फेज में आपको जब प्राइस डिटरमाइन करना है विदाउट नोइंग द डिमांड, बिकॉज इस टाइम पे आपको सप्लाई साइड में आपको अपनी डिमांड आपको सिर्फ अपना सप्लाई मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, और डिमांड अभी तक सिर्फ एट्रीब्यूटेड है। आपने सिर्फ रिसर्च करी कि इतनी डिमांड आ सकती है, बट एक्चुअल डिमांड कैन वेरी। सो इस वजह से आप इनिशियली जब आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी फेज में होता है तब आप डिटरमाइन करोगे उसका मार्कअप प्राइस। नेक्स्ट इज टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग हम निकालते हैं ROI। ROI मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करी है, जो आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो, उसमें आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना कैपिटल आपने लगाया है। तो कैपिटल लगाने के बेसिस पे आप रिटर्न देखना चाहते हो कि हम कितने टाइम में उसका रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, दैट इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दैट अगर आपने एक कंपनी को खोलने के लिए 10 करोड़ लगाए हैं तो आप कितना कमा रहे हो उससे, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू अपॉन एसेट। रेवेन्यू मतलब कि बेसिकली जो आपने प्रोडक्ट्स, जो आपने गुड्स और सर्विसेज जो प्रोक्योर किए हैं वो आप सेल कर रहे हो, तो वो कितना एनुअल सेल्स उसका कितना है, डिवाइडेड बाय योर कंपनीज एसेट्स। जो आपके एसेट्स हैं, लाइक आपकी मशीनरी हो सकती है, आपके बिल्डिंग हो सकते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप व्हीकल्स यूज कर रहे हो, उन सबको ऐड करके आप एसेट्स निकालोगे, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट, जो आपने पूरे साल में, जो फाइनेंशियल ईयर में आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है, या फिर अगर आप प्रोडक्ट अभी सेल आउट करने वाले हो तो आप एक अज्यूम करोगे कि दैट व्हाट कैन बी द प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर, डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय एसेट्स अपॉन इक्विटी। इक्विटी मतलब जो आपने पूरा कैपिटल अरेंज किया है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए जो कैपिटल है, दैट इज डिफाइंड एज इक्विटी। इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत, अगर हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपैरेटिवली मार्कअप प्राइस से थोड़ा डिफिकल्ट होता है टारगेट प्राइसिंग, बिकॉज अभी जब अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो नए प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त आपके पास ये सारी वैल्यूज़ नहीं है। यू डोंट नो कि कितना एक्चुअल रेवेन्यू आपकी कंपनी जनरेट करेगी। मान लीजिए आपने इस साल में जो आपकी कंपनी ने अज्यूम किया है कि हम 100 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, बट अगर कोविड आ गया या कोविड जैसी कोई और प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आपका पूरा सेल्स डिसरप्ट हो गया, सेमीकंडक्टर्स के बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, तो इन सब अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोज की वजह से आपका रेवेन्यू चेंज हो सकता है। सो यू डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू, और अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो आप एग्जैक्ट ROI भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और उसके बेसिस पे अगर आपने प्राइस डिसाइड किया तो ऑब्वियसली वो आपको प्राइस के बेसिस पे आपको फ्लक्चुएशंस देखने पड़ सकते हैं। सो जनरली जब ये टेक्निक आप यूज़ करते हैं तो वो आप ग्रोथ फेज में यूज़ करने का ट्राई करोगे, बिकॉज ग्रोथ फेज के टाइम आपको पता है, आपके पास एक्चुअल डिमांड पता है उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितना आप रेवेन्यू जनरेट, कितना आपने लास्ट ईयर रेवेन्यू जनरेट किया था, कितना किस परसेंटेज पे कंपनी ग्रो कर रही है। सो यू हैव ऑल दीज डेटा विथ योर सेल्फ आफ्टर यू हैव launch the product and the product is in the growth phase.
नेक्स्ट इज द मार्जिनल प्राइसिंग। मार्जिनल प्राइसिंग बेसिकली जब हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं देन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। उस केस में हम ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, चेंज इन टीआर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सो यहाँ पे हम जब भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं तो अगेन हम इंट्रोडक्शन फेज में नहीं कर सकते इस प्रोडक्ट को, बिकॉज नाउ वी रिक्वायर द चेंज इन इट। जो टोटल रेवेन्यू का जो चेंज आया है, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू कब चेंज होगा, जब आपके पास रेवेन्यू जनरेट किया होगा। और इंट्रोडक्शन फेज में ऑब्वियसली आपने कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं किया था, उस टाइम पे सेल्स जीरो होती हैं और प्रॉफिट्स नेगेटिव में रहते हैं। सो जब आपने एक बार प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाता है, तो आप चेंज निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इस साल आपको अगर प्राइसिंग रखनी है तो आप लास्ट 2 ईयर का डेटा देख सकते हो और आप चेंज देख सकते हो कि आपके जो आपकी कंपनी जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। मान लीजिए आपका 2020 फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था दैट वाज 75 करोड़, और उसके नेक्स्ट ईयर जो आपकी कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया है दैट इज 50 करोड़। सो द डिफरेंस इज इन नेगेटिव -25 करोड़, बिकॉज अगर उस टाइम पे कोविड आ गया या बहुत सारी अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो गई, उसकी वजह से आपके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। सो आपका जो क्वांटिटी, जो आपका टोटल रेवेन्यू था वो नेगेटिव में -25 करोड़ था, डिवाइडेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी। जो आपने सप्लाई किया प्रोडक्ट, क्या वो सेम था? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज जब सप्लाई चेन पूरी डिसरप्ट हो गई थी, जब पूरा मार्केट क्लोज डाउन हो चुका था, तो आपके क्वांटिटी पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी, this will give you marginal revenue and marginal revenue is equal to the marginal cost। so आप यहाँ से दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हो। और बट ये आप जब यूज करोगे जब आपके पास हर साल का, हर फाइनेंशियल ईयर का आपके पास एग्जैक्ट रेवेन्यू और एग्जैक्ट क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग उसमें की जाती है जिस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। अगर किसी का पर्टिकुलर सेक्टर में बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन नहीं है या सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो उस केस में हम कंपटीशन को यूज़ नहीं करते हैं। उस केस में हम या तो डिमांड यूज़ करेंगे या फिर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग यूज़ करेंगे। बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन आता है वहाँ पे हम सबसे कॉमन टेक्निक जो यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑफ स्किमिंग प्राइसिंग। स्किमिंग प्राइसिंग में बेसिकली स्किमिंग मतलब कि आप जब पूरे लेयर ले जाते हो स्किम, जैसे कि जनरली मिल्क प्रोडक्ट्स, अगर आप मिल्क प्रोडक्ट की बात करो तो मिल्क प्रोडक्ट में स्किमिंग टेक्निक होती है जहाँ पे वो ऊपर की पूरी क्रीम निकाल लेते हैं। मिल्क में जो क्रीम लेयर निकलती है, अगर आप उस क्रीम लेयर को निकाल देते हो दैट इज़ नोन एज स्किमिंग। सिमिलर टेक्निक इज़ यूज्ड इन प्राइसिंग ऑल्सो, जहाँ पे आप मार्केट को एनालाइज करते हो कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, उस टारगेट मार्केट के जो क्रीम लेयर है आप उसको अलग से एक प्रोपोर्शन बना लोगे। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर इलॉन मस्क अगर टेस्ला लॉन्च कर रहा है तो टेस्ला इज नॉट फॉर एवरीवन। 138 करोड़ पॉपुलेशन इज नॉट द टारगेट मार्केट फॉर इलॉन मस्क, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड टेस्लास कार। सो जो टेस्ला की कार अफोर्ड कर सकता है वो इंडिया के एक क्रीम लेयर में आएगा। तो उस क्रीम लेयर को आप निकाल के अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो ऐसे प्रोडक्ट जनरली हायर प्राइजेस पे होते हैं। जैसे आप टेस्ला की गाड़ियों को अज्यूम कर सकते हो कि टेस्ला की गाड़ियाँ कोई भी इंडिया में 50 लाख से कम में नहीं आएगी। बट अगर आप मारुति सुजुकी की कार लेने जाओगे या टाटा मोटर्स की कार लेने जाओगे तो आपको 3 लाख में भी मिल सकती है। तो यहाँ पे जो क्रीम लेयर ऑफ द सोसाइटी होती है, क्रीम लेयर ऑफ द मार्केट होते हैं, उसको अगर आप अपना टारगेट बना रहे हो देन यू कैन यूज द स्किमिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज द पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन जनरली इज यूज बाय द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि अगर हम HUL की बात करें, हम ITC की बात करें, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे अगर मान लीजिए अगर इनके जो बेवरेजेस हैं या फिर इन के जो बिस्किट प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो सेम प्रोडक्ट ही कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बना रहा है, जैसे कि अगर आप शॉपकीपर के पास जाओगे, जनरली रूरल एरियाज में ऐसा होता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो किराना वाले स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे वो मोस्टली लोकल प्रोडक्ट्स रखते हैं। वहाँ पे आप HUL के प्रोडक्ट्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के प्रोडक्ट, ITC के प्रोडक्ट्स नहीं देखते हैं। वहाँ हम जनरली लोकल प्रोडक्ट्स देखते हैं जो उसी लोकेलिटी में बने होते हैं या फिर उसी रीजन के सिर्फ लोकलाइज प्रोडक्ट होते हैं। सो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पेनिट्रेट करने के लिए, या जो नई कंपनी आई है वो पेनिट्रेट करने के लिए, अपने कॉम्पिटिशन को हटाने के लिए वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। जैसे कि जियो ने भी सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी बैक देन। जब जियो ने लॉन्च किया था अपने 4G प्रोडक्ट, तो उन्होंने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिम्स रखे थे, बिकॉज आपको 4G टेक्नोलॉजी मिल रही थी और एट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक सिम मिल रही थी। तो एवरीवन मूव टुवर्ड्स जियो। तो इस वजह से इतने कम टाइम में जियो मार्केट लीडर बन चुका है, जहाँ पे एयरटेल के पास एक बहुत बड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट था, बहुत ब्रॉड मार्केट कैप्चर करके बैठा था। बट वहाँ पे जैसे ही पेनिट्रेट किया जियो ने विथ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिम्स, तो वहाँ पे जियो ने अब मार्केट लीडर बन चुके हैं।
नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द सीजनल डिस्काउंटिंग, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सीजनल डिस्काउंटिंग। जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम वुलन क्लोथ की बात करें, अभी जैसे समर का टाइम चल रहा है, अगर इस टाइम पे आप किसी शॉप पे अगर आप जैकेट खरीदने लेके जाओगे तो ऑब्वियसली आपको जैकेट बहुत कम प्राइस में मिलेगा। जैसे कि आपने मिंत्रा, अमेजॉन, इन पे भी देखा होगा एंड ऑफ सीजन सेल। तो एंड ऑफ सीजन सेल क्यों आती है? बिकॉज जो कंपनीज हैं वो अपने स्टॉक को पाइल अप नहीं करना चाहते हैं, उनके पास वेयर हाउस लिमिटेड है, उनके पास स्टोरेज लिमिटेड है। तो स्टोरेज में जो प्रोडक्ट स्टोर करने वाले हैं वो आने वाले टाइम को देखते हुए करते हैं। जैसे कि अभी मानसून आने वाला है, तो मानसून के लिए वो लोग रेनकोट्स, अम्ब्रेलाज ये ज़्यादा सेल करना चाहते हैं। तो उनके वेयर हाउस में जो सबसे ऊपर वाली चीज़ होंगी वो यही होंगी। वो जो कॉटन क्लोथ्स होंगे, जो वुलन क्लोथ्स होंगे, वो एकदम पीछे की तरफ पाइल्ड अप हो जाएंगे। और उनको इस चीज़ का भी डर रहेगा कि हम इनको 1 साल तक स्टोर करके रखते हैं, तो 1 साल में हो सकता है कि इनके अंदर वेयर एंड टियर की प्रॉब्लम आ जाए, कुछ फट जाए या कुछ भी उनके अंदर क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो ये चाहेंगे कि हम सीजन खत्म होने से पहले इस प्रोडक्ट को खत्म कर दें। तो इस वजह से आपने देखा होगा जनरली, जैसे कि वुलन क्लोथ्स का जो टाइम होता है, जैसे ही जनवरी फैब एंड होना वाला होता है, तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंटिंग प्राइसिंग करती हैं कंपनीज। आप अमेजॉन, मिंत्रा पे काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि आप किसी ए पर्सन को, ए कैटेगरी को आप अलग प्राइस पे दे रहे हो और बी कैटेगरी को सेम प्रोडक्ट एट अ डिफरेंट प्राइस पे दे रहे हो। जनरली ये एक लोकेलिटी के बेसिस पे होता है, जब आप अलग अलग प्लेस पे एक सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैकडी का बर्गर खा रहे हो इंडिया में और आप सेम मैकडी का बर्गर खा रहे हो अगर आप यूएसए में, तो बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और यहाँ पे करेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जीडीपी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पर कैपिटा इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उस बेसिस पे कंपनी अपना प्राइस डिसाइड करती है। बिकॉज एन इंडियन पर्सन कैन नॉट अफोर्ड द सेम प्राइस एट विच अ यूएस पर्सन कैन अफोर्ड। तो यूएस में जनरली जो प्राइस होंगे वो ज़्यादा होंगे, बिकॉज देयर पीपल कैन अफोर्ड एट अ हायर प्राइस। वहाँ पे अगर उनको इंडियन प्राइस पे दे दिया गया तो शायद वो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चीप प्रोडक्ट है, उसको शायद परचेज ना करें। सो इस वजह से वहाँ पे अगर अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट के प्राइजेस भी हायर होंगे। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द ओलिगोपोलिस्टिक एंड मोनोपोलिस्टिक अप्रोच। ये आपने इकोनॉमिक्स में समझे होंगे कि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है। जब किसी कंपनी में मोनोपोली होती है, मोनोपोली मतलब कि जैसे आईआरसीटीसी का अगर हम एग्जांपल समझें, तो क्या इंडियन रेलवेज में आईआरसीटीसी के अलावा आप कोई किसी और के थ्रू आप ट्रेन की बुकिंग कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है दैट इज कंट्रोल्ड बाय, टोटली कंट्रोल्ड बाय आईआरसीटीसी। वो उनके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स अब प्राइवेटाइज हो चुके हैं, बट अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट पे अगर हम रेलवेज को समझेंगे तो इट इज़ मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली है आईआरसीटीसी की। तो आईआरसीटीसी अपने मन चाहे रेट्स चला सकता है। अगर ऑब्वियसली आईआरसीटीसी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रेलवे के प्राइजेस, जो रेलवे के फेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज इट इज़ गवर्नमेंटल। अगर वो प्राइवेटाइज हो गया, अगर वो इंडियन रेलवेज 100% प्राइवेटाइज हो गई, तो उसके अंदर आपको कॉम्पिटिशन भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक पर्सन, एक कंपनी अगर पूरे रेलवेज को चलाएगी और अगर वो प्राइवेट रही तो वो बहुत ज़्यादा प्राइजेस रख सकते हैं। जैसे कि हम अगर अभी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में देखें तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जनरली मार्केट लीडर्स जो हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, एक जियो और दूसरा एयरटेल। तो आपने पिछले 1 साल में कंटिन्यूसली देखा हो कि किस तरीके से उन्होंने प्राइस वॉर करते करते प्राइजेस को बढ़ाएं। जो जियो की सिम हमें फ्री में मिलती थी, आज उसी के लिए हमें मंथली पैकेज, जो हम क्वार्टरली पैकेजेस कराते हैं, उसके भी हमें 600-700 रुपीज़ देना पड़ते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज द मोनोपोलिस्टिक अप्रोच, मोनोपोलिस्टिक प्राइसिंग या ओलिगोपोलिस्टिक प्राइसिंग। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द बेस्ड ऑन प्राइसिंग दैट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। जब आप डिमांड के बेसिस, जब आप अज्यूम करते हो, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप उसका ब्रेक इवन एनालिसिस करते हो कि आपने कितना प्रोडक्शन में या फिर उसकी सप्लाई चेन में या रॉ मटेरियल्स को गैदर करने में कितना कैपिटल लगाया है। उस कैपिटल के बेसिस पे आप ये निकालते हो कि ये पैसा जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिटर्न हो पाएगा। उसके बेसिस पे जब आप अज्यूम करते हो, जब आप मार्केटिंग रिसर्च करके आप डिमांड निकालते हो कि कितनी डिमांड हो सकती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तब आप यूज़ करते हो ब्रेक इवन एनालिसिस। इसका फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट। आप पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकालो कि अगर आप शू बना रहे हो तो आप एक साथ हो सकता है आप 1 लाख यूनिट शूज़ बना रहे होगे, बट एक यूनिट का, एक शू का कितना प्राइसिंग आपको आ रहा है। तो आप एक शू का टोटल फिक्स कॉस्ट निकालोगे, दैट यू विल डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस।
जो आपने MRP निकाली उस प्रोडक्ट की, जो जिस प्राइस पे आप सेल करने वाले हो, दैट यू विल कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जो आपके वेरिएबल, जैसे कि अगर आप सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो सीजन बाय सीजन आपके प्रोडक्ट्स का प्राइस वेरी कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आपकी कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से हो सकती है, इंटरेस्ट रेट की वजह से हो सकती है, दैट इज कंटिन्यूसली चेंजेबल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस। टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट divided by the selling price of one unit minus variable cost per unit. This is the formula of break-even analysis, and these are the different techniques of pricing technology. If you like the video, then please click the like button.